नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, आप सभी एमकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। आज हम इस महत्वपूर्ण व्याख्यान में आपके सिलेबस के एक टॉपिक वैल्यू एनालिसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पूरे चैप्टर को अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं, इस पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज हम पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत अपन जो है वो इसकी कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनके बारे में कुछ अध्ययन करेंगे, और इसकी जो वैल्यू एनालिसिस की जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में अपन पार्ट 2 में देखेंगे। ये जो वैल्यू एनालिसिस जो है, ये कंसेप्ट यूएसए के लॉरेंस डी मिल्स ने सेकेंड वर्ल्ड वार में इसको प्रस्तुत किया था, और इस कंसेप्ट को उसने अपनाते हुए उस कंपनी के अंदर काफ़ी उसने जो है वो कॉस्ट की सेविंग की थी, क्योंकि उस समय स्थिति ये थी कि सेकेंड वर्ल्ड वार में सबसे बड़ा जो एक महत्वपूर्ण जो चैलेंज था वो यही था, चाहे वो साइंटिस्ट हों, चाहे वो मैनेजर्स हों, चाहे वो बिज़नेस से जुड़े हुए ओनर्स हों, उन सभी का एक ही था कि भी रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हो रहे थे और उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए कि जिससे सस्टेन हो सके, आगे बढ़ सकें। तो ये एक बड़ा चैलेंज था, और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए इसने लॉरेंस डी मिल्स ने सेकेंड वर्ल्ड वार में उसने भी अपनी कंपनी में इस वैल्यू एनालिसिस के बेसिस पर काफ़ी जो है वो कॉस्ट की सेविंग की थी। तो ये जो एक्चुअल में ये जो टेक्निक, इसको अपन एनालिसिस की एक अप्रोच कह सकते हैं, इसके अंदर गुणवत्ता और लागत से इसके अंदर संबंध स्थापित किया जाता है। गुणवत्ता और लागत के संबंध में इसका जो संबंध है वो जब स्थापित होता है तो वो इसका संबंध हम इन दो बातों के ऊपर ये निर्भर करता है। ये संबंध पहला तो ये है कि जैसे किसी भी वस्तु की जो गुण विशेषता है या जो उसकी गुणवत्ता है उसको कायम रखते हुए लागत में कमी कर दी जाए, यानी उसके गुण मेंटेन रहते हुए उसकी कॉस्ट को कम किया जाए। और दूसरी बात यह है कि कॉस्ट जो है उसके अंदर कोई चेंज किए बिना और उसकी उपयोगिता या गुण को बढ़ा दिया जाए या उसकी गुणवत्ता में वृद्धि कर दी जाए। तो दोनों ही बातें जो हैं उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो दो बड़े महत्वपूर्ण बातें हुई जिनके आधार पर ये पूरा वैल्यू एनालिसिस का अध्ययन किया जाएगा। यानी जब किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी उत्पाद की जब हम वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू कब आती है, जब वैल्यू उसकी कब मानी जाती है, जब या तो उसकी जो है वो बिना मतलब उसकी जो है वो कॉस्ट, उसकी जो गुणवत्ता है उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो और लागत में कमी हो जाए, दूसरी लागत में कोई चेंज नहीं हो और गुणवत्ता बढ़ जाए। तो अगर इनमें से कोई सी भी एक बात होती है तो उस ऐसी स्थिति में उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ी भी आती है, यानी वो वैल्यू का जो आकलन है वो इस बेसिस पर आता है। तो चाहे तो उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया जाए और उसके गुण मेंटेन रहें, और चाहे कॉस्ट को कोई चेंज नहीं किया जाए लेकिन उसकी जो गुण है उनमें वृद्धि कर दी जाए, तो ऐसी स्थिति में उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी प्रोडक्ट की। इन दोनों में से कोई भी कार्य करने के लिए कोई भी किसी के भी पास भी एक रामबाण औषधि नहीं होती है, क्योंकि ये विभिन्न जो विकल्पों का एक संयोजन होता है। जब जब कोई बात करते हैं कि भाई किस स्थिति में कॉस्ट का रिडक्शन होगा, किस स्थिति में गुण हैं उनमें वृद्धि होगी, तो ये कोई एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए मान विश्लेषण के अंतर्गत उत्पादन, अधिप्राप्ति, मार्केटिंग यानी विपणन, अभियांत्रिकी यानी उसकी इंजीनियरिंग आदि के सभी संबंधों का एक संगठित प्रयास होता है, और जिससे लागत भी कम आती है और उसकी गुणवत्ता या उपयोगिता में भी वृद्धि होती है। यानी कोई एक सीधा मेजरमेंट नहीं है कि ये कर दिया और इससे उसकी जो है वो गुणवत्ता बढ़ जाएगी या उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। बहुत सारे फैक्टर्स को मिला करके और इनमें से कोई भी एक टारगेट अचीव होता है। तो उसके अंदर एक फैक्टर ना होकर के, जैसे प्रोडक्शन लेवल पर, सामग्री को परचेज करने के लेवल पर, फिर मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पर, फिर मार्केटिंग के लेवल पर, फिर इंजीनियरिंग के लेवल पर, तो कई चीज़ें होती हैं। क्योंकि जैसे बाज़ार से क्या किया जाता है, बाज़ार से मटेरियल ख़रीदा जाएगा तो वहाँ पर मटेरियल कंट्रोल लागू हो जाएगा, ठीक है।
तो मटेरियल कंट्रोल मेथड्स हैं वो लागू, ABC एनालिसिस इसको बोलते हैं मटेरियल कंट्रोल। उसके बाद में उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, तो इंडस्ट्री में उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा तो वहाँ पर भी उसकी क्वालिटी और जो कॉस्ट है उस फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उसका कंट्रोलिंग किया जाएगा। उसके बाद में उसकी मार्केटिंग की बात है, तो मार्केटिंग के अंदर के भी ये होता है उसकी क्या ब्रांड वैल्यू मार्केट में एस्टेब्लिश हो, तो वहाँ पर भी उसके एफर्ट्स हैं। और फिर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी तो है ही। तो कुल मिलाकर के इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है वो मतलब रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग एंड देन इंजीनियरिंग, इन सभी प्रयास, इनका जो कंसर्टेड एफर्ट्स हैं या कंसोलिडेटेड एफर्ट्स इनको कह सकते हैं, वो करने पर ही जो है वो वस्तु की लागत कम आती है या गुणवत्ता में वृद्धि होती है। तो हम ये संक्षेप में कह सकते हैं कि उपभोक्ता के द्वारा जो वांछित लक्षणों और गुणों के अनुरूप उसका उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए, यानी कोई भी जो कंज्यूमर होता है उसकी एक्सपेक्टेशन होती है, वो जो किसी वस्तु के अंदर गुण और लक्षण देखना चाहता है वो उसकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार उपलब्ध हों उत्पाद। और ऐसा करने के लिए यानी दिमाग में क्या चीज़ पहले ली जाती है कि कंज्यूमर क्या चीज़ लाइक करता है, वो दिमाग में प्लानिंग लेते हुए उसी के अनुरूप जो है वो रॉ मटेरियल परचेज किया जाएगा, फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, फिर उसका लेबर मैनेजमेंट होगा, टेक्निक्स का यूज होगा, मशीनों का प्रयोग होगा, फिर उसकी मार्केटिंग होगी, और मार्केटिंग के बाद भी पोस्ट सेल सर्विस तक की जो प्लानिंग होती है ना, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। तो इससे क्या होगा कि उपभोक्ता को अच्छी, गुणवान, उसके एक्सपेक्टेशन के अनुसार वस्तु मिलेगी और उसकी लागत भी कम होगी, और इससे उपभोक्ता का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा। और जहाँ पर उपभोक्ता को सबसे ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है, यानी उसकी उपयोगिता सबसे ज़्यादा उसकी यूटिलिटी होती है, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि उस वस्तु या प्रोडक्ट का मान सबसे ज़्यादा है। और जब मान ज़्यादा आएगा, जब किसी चीज़ की वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो वो एस्टेब्लिश होगा मार्केट में और मार्केट में वो बिज़नेस प्रोग्रेस करेगा। तो ये सब चीज़ें, अब हम ये कह सकते हैं कि अभी इसकी बात डेफिनेशन पर आई। हमने इंपॉर्टेंट फैक्टर दो देखे, दो ये देखे कि किसी भी चीज़ की वैल्यू किस बात पर डिपेंड करती है, वो दो फैक्टर ही इसके इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर घूमता है। हमने ये देखा कि दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो उसकी यूटिलिटी है, उपयोगिता। उपयोगिता का मतलब उसकी गुण, उसके गुण जो हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं प्रोडक्ट की, या प्रोडक्ट के प्रति जो उसका आकर्षण है, वो जिसके लिए वो संतुष्ट होता है वो चीज़, और दूसरी उसकी कॉस्ट। ये दो चीज़ों की रिलेशनशिप जो है उसी से वैल्यू निकलती है। तो इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो यही बात सामने आती है कि अगर किसी प्रोडक्ट की जो यूटिलिटी है उसके अंदर अगर अपन कॉस्ट को से डिवाइड करेंगे तो फिर उसका वैल्यू आती है। अब कॉस्ट कम आएगी तो वैल्यू ज़्यादा आएगी, कॉस्ट मेंटेन रहेगी और उसके गुण ज़्यादा होगा यानी उपयोगिता ज़्यादा होगी तो उसका मान ज़्यादा आएगा। तो जैसा कि बताया कि वस्तु की, किसी भी वस्तु की किस मान का मतलब उसकी प्रतिष्ठा, वैल्यू, प्रतिष्ठा को मान कहते हैं। किसी भी वस्तु के प्रति जो आकर्षण है वो उसकी वैल्यू है, उसकी मान है, उसकी प्रतिष्ठा है। और ये दो बातों पर निर्भर करती है, वस्तु उपयोगी होनी चाहिए और उस वस्तु की कम लागत पर, अपेक्षाकृत कम लागत पर होनी चाहिए, यानी लागत भी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे उपभोक्ता को लगे कि हाँ मैं ठगा नहीं गया हूँ। तो ये वस्तु का ये अनुपात जितना ज़्यादा ऊंचा होगा वस्तु का मान उतना ही ज़्यादा ऊंचा होगा। यहाँ उपयोगिता को कैसे मापा जाए, उपयोगिता दो बातों, अब जैसे इसमें अब बात ये होती है कि अब मान निकालना है, किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी है, तो दो बातों पर डिपेंड हुई, उपयोगिता और लागत। लागत की तो कोई दिक्कत नहीं है, लागत के मेजरमेंट की तो बहुत सी चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन उपयोगिता का मापन कैसे होगा, उपयोगिता कैसे मापी जाएगी, ये इम्पोर्टेंट बात होती है। तो उपयोगिता का मापने के लिए कहता है कि वस्तु की जो उपयोगिता है वो दो मुख्य बातों पर डिपेंड करती है। क्या, वस्तु के उपभोक्ता जिस कार्य के लिए वो क्रय करे वो कार्य सिद्ध होना चाहिए। कोई चीज़ उपयोगी है या नहीं है ये कैसे होगा कि जिस मकसद से वो खरीद रहा है वो मकसद उसका पूरा होना चाहिए, वो कार्य की संतुष्टि उसमें हो कि जिस कार्य के लिए वो चीज़ खरीदी जाती है वो कार्य पूरा करे वो प्रोडक्ट, नंबर वन। और दूसरी बात, उस प्रोडक्ट को, उत्पाद को देख कर रही, उसकी देखने मतलब उसकी बनावट जो है वह उसका आकर्षण उसके प्रति पैदा होना चाहिए, यानी उसकी बनावट और दिखावट वो ग्राहक को आकर्षित करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि कोई चीज़
की जो इनहेरेंट वैल्यू होती है, यानी उसकी जो सेवा होती है प्रोडक्ट की, वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, उससे तो वो संतुष्ट होना, लेकिन वो देखने में भी बड़ी अट्रैक्टिव लगना चाहिए, वो आकर्षक लगना चाहिए, उससे उससे वो जो कस्टमर है वो उसके प्रति आकर्षित होता है। तो ये दो बातें जो होती हैं वो उसकी सबसे बड़ी उसकी साइकोलॉजी की रीडिंग करनी आवश्यक होती है, उसी से उसकी उपयोगिता डिपेंड करती है। तो उपयोगिता का मतलब, उपयोगिता की इन दो बातों पर डिपेंड करेगी, दो बातों पर डिपेंड करेगी। जिस वस्तु के लिए ली जा रही है वो वस्तु उस कार्य, जिस कार्य के लिए लिया जा रहा है कार्य पूरा करे, और दूसरी बात है कि उस वस्तु के प्रति उसकी बनावट और उसका आकार, उसका रूप व्यवहार का वैसा होना चाहिए जिससे ग्राहक उसकी ओर आकर्षित हो सके। यदि किसी वस्तु के अंदर ये दो बातें हैं तो वह ग्राहक के लिए उपयोगी मानी जाएगी, वह ग्राहक के लिए उपयोगी मानी जाएगी। और जब उपयोगिता सिद्ध है तो उसे मौद्रिक रूप से मापना एक चुनौती होता है। अब ये तो आ गया कि उपयोगी है, अब उपयोगी तो है, ये तो हो गया कि ठीक है उपयोगी है, लेकिन उसकी उपयोगिता कितनी है। अब मान लीजिए बाज़ार में एक ही प्रकार की जो है लगभग समान प्रकार की वस्तुएं बाज़ार में उपलब्ध हैं और उनमें से एक का सिलेक्शन आपको करना है, तो कौन सी चीज़ को सिलेक्ट किया जाए जिसका मान सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, तो एक चैलेंज हुआ, उसके लिए आपको उसकी उपयोगिताएं अलग अलग जो 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 उसके हैं, जो साधन जहाँ से वो आ रही है, रिसोर्सेज हैं, जो विकल्प हैं, उस प्रत्येक विकल्प के अंदर उसकी उपयोगिता का मापन करना पड़ेगा। तो प्रत्येक विकल्प में मापन करेंगे उपयोगिता, और जिसकी उपयोगिता ज़्यादा होगी डेफिनेटली उसी का सिलेक्शन करेंगे, जिससे कि कुल मिलाकर के मान जो है वो ज़्यादा आ सके। तो ऐसी स्थिति में जो है वो यहाँ पर उपयोगिता सिद्ध है, तो ये तो निश्चित हो गया कि भाई जिसको ज़्यादा पसंद कर रहा है ग्राहक, या जिससे उसकी कार्य सिद्ध हो रहा है, तो वो उपयोगी तो हो गई। लेकिन अब उपयोगिता का मापना बड़ा थोड़ा एक कठिन कार्य होता है, क्योंकि उसको मौद्रिक रूप से मापना थोड़ा चैलेंजेबल होता है मैटर। और इसको मौद्रिक रूप से मापने के लिए क्या किया जाता है कि यूटिलिटी जो है, यानी उपयोगिता को अर्थशास्त्रीय फलन जो फंक्शंस होते हैं, जैसे जैसे मान लो यूटिलिटी फंक्शंस है, तो उस उपयोगिता किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके यूटिलिटी के लिए, और वो किसके ऊपर डिपेंडेंट्स होते हैं, तो वो उन्हीं को फंक्शन कहते हैं। फंक्शन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि किसी भी चीज़ के किसी बेसिस पर उसका जो रेशियो है, वो कितना रेशियो उसके ऊपर आता है, वो रिजल्ट हासिल करने के लिए किसी रिजल्ट में उसका कितना पार्ट है, कितना पार्ट उस रिजल्ट में आ रहा है, वही उसका फलन होता है। तो जैसे मान लो ब्याज है, ब्याज जैसे इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो कितने इन्वेस्टमेंट पर कितना ब्याज बना, तो इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट की रेट के ऊपर डिपेंड करेगा, तो उसको हम फलन कहते हैं। तो जो फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, उनमें से कौन से फैक्टर का कितना रोल है वो उसके फंक्शन के ऊपर जो है वो आता है। तो इसकी सहायता से वस्तु से सिद्ध होने वाले कार्यों, वस्तु की बनावट, दिखावट या उसके विनिमय मूल्य पर विचार करते हुए उपयोगिता का मौद्रिक मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो ये उपयोगिता का मौद्रिक मान निकालने के तरीके होते हैं, उसमें उसकी कोई सी भी, और उस जो फंक्शंस हैं उस फंक्शन में क्या क्या एलिमेंट्स मुख्य रूप से सम्मिलित किए जाते हैं जिससे उसकी उपयोगिता का मापन होता है। एक तो उसके अंदर उसका फंक्शनल वैल्यू क्या है, फंक्शनल वैल्यू का मतलब उस वस्तु के जो कार्य हैं वो सिद्ध करने की कितनी वैल्यू है, वो फंक्शनल वैल्यू हुई उसकी। दूसरा, उसके प्रति, प्रोडक्ट के प्रति जो आकर्षण है उसकी वैल्यू क्या है, वो उस पर डिपेंड करता है। कई बार एक एक्सचेंज वैल्यू भी होती है कि इस परियोजना, इस किसी प्रोडक्ट की जो रीसेल वैल्यू कितनी आएगी, यानी यूज़ करने के बाद में ये कितने में बिकेगा, या सेकेंड हैंड के रूप में कितने में बिक जाएगा, तो ये इसकी एक्सचेंज वैल्यू भी होती है। उसके बदले कितना, जैसे दूसरी वस्तु, जैसे कई बार एक्सचेंज ऑफर आते हैं, ऑटो कंपनीज देती हैं कि भई आप ये इतना पैसा बाकी ले, ये इतनी तो पुरानी वाली दे जाइए, नई वाली इतने में ले जाइए, तो ये एक्सचेंज ऑफर वैल्यू भी है, वो अलग अलग हो सकती है किसी विकल्प की, तो उसको भी ध्यान में रख करके फंक्शन उपयोगिता कैलकुलेट की जाती है। और इसी प्रकार से जो मान है या इसकी जो वैल्यू है, वो उसके अंदर एक कॉस्ट वैल्यू जो आती है, तो कॉस्ट वैल्यू के अंदर तो उस वस्तु के निर्माण की लागत जो कि कच्चे माल, श्रम और अन्य साधनों पर निर्भर करती है, निर्माण की लागत जो कि कच्चे निर्भर करती है। एक ग्राहक के लिए ये मान बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि निर्माण लागत कम होगी तो ग्राहक को कम कीमत पर उपलब्ध होगी और ग्राहक उस वस्तु को क्रय करने को तत्पर होगा। तो इसलिए
वस्तु के निर्माण की लागत में जो लागत का वैल्यू है, यानी लागत मान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जब किसी निर्माण करने के लिए जब अपन डिफरेंट सोर्सेज से जैसे रॉ मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर कॉस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। और वो ये कॉस्ट डिपेंड केवल रॉ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती है, वो तो तब डिपेंड करती है जब आपने ये देखा कि हम जो विभिन्न फैक्टर्स के अंदर अपन जैसे कॉस्ट एक फैक्टर को देख रहे हैं। अब कॉस्ट किस पर डिपेंड करती है? रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर डिपेंड करती है, लेबर की कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करती है ना। और भी बहुत से जैसे मैनेजमेंट के जो ऑपरेशनल कितना है, अदर फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जैसे रॉ मटेरियल और लेबर की कॉस्ट पर या मशीन की टेक्नोलॉजी पर भी डिपेंड करती है। तो ये जो फैक्टर्स जो कॉस्ट को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स हैं, तो इसकी बेसिस पर कॉस्ट का फैक्टर बन जाएगा। तो कॉस्ट को डिसाइड करने वाले जो फैक्टर्स हैं उससे कॉस्ट प्रभावित होती है, और कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए भी अगर वो मिनिमाइज्ड होगी तो इससे जो प्रोडक्ट आप बनेगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसका मान बढ़ेगा। और इसलिए हमें इस वैल्यू के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये जो 4 प्रकार की वैल्यू होती हैं, ये चाहे कहीं पर भी हो, एक इंडस्ट्री है वो भी जब कहीं से परचेज करेगी तो इन फैक्टर्स पर विचार करेगी। एक कंज्यूमर जब इंडस्ट्री से परचेज करेगा तो वो भी इन चीज़ों को ज़रूर देखेगा कि मेरे काम आ रही है, मुझे अच्छी लग रही है, एक्सचेंज ऑफर क्या है, उसकी कॉस्ट मिनिमम है कि नहीं है, इन सब चीज़ों को वो कंसीडर करते हुए ही वो खरीदता है। और जिन चीज़ों को वो खरीदता है, जिनको खरीदते हुए वही कंपनी के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए कंपनी शुरू से लेकर के इन चीज़ों को कंसीडर करती है कि उसकी कॉस्ट मिनिमम रहे, चाहे वो रॉ मटेरियल खरीदते टाइम हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम हो, चाहे वो मार्केटिंग के टाइम हो, तो वो कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। किसी एक जगह क्या एक सीधा मापदंड नहीं होता, हर स्तर पर उसको ये प्रयास करना पड़ता है कि उसकी कॉस्ट मिनिमम आए। अब इसके उद्देश्य क्या है? वैल्यू एनालिसिस के उद्देश्य क्या है? सीधे से पहला उद्देश्य तो ये है कि जब इंडस्ट्री को विभिन्न प्रकार के सप्लायर्स हैं जो कि कई तरीके के विकल्पों से मिल रहे हैं। एक ही चीज़ है, मान लो वो बनाने में काम आ रही है, लेकिन वो रॉ मटेरियल की थोड़ा थोड़ा डिफरेंस कई जगह से है। तो जब वो खरीद आ जाएगा वो रॉ मटेरियल तो वैल्यू एनालिसिस को गौर करना पड़ेगा कि भी वो रॉ मटेरियल जो है वो जो खरीदा जा रहा है उसकी वो कितना वो काम आएगा उसमें, और उसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो इन विभिन्न स्रोतों से जो खोज करके पता लगाना कि कम कीमत पर श्रेष्ठ मान मिल जाए, मान विश्लेषण से इसमें सहायता होती है। क्योंकि वहाँ पर प्रत्येक गुण को वेट दिया जाता है, भार दिया जाता है, जो मटेरियल की जो क्वालिटीज़ है उनको वेट दिया जाता है, और उस मटेरियल की कॉस्ट को भी वेट दिया जाता है। तो वो कॉस्ट और क्वालिटी दोनों के वेट के आधार पर ही परचेजिंग का डिसीजन लिया जाता है। तो वैल्यू एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट। लागत बचत कॉस्ट सेविंग की बात आई गई कि भाई ये भी देखी जाती है उसके अंदर की जो खरीदी जा रही है जो प्रोडक्ट, तो उसके अंदर उसकी कॉस्ट सेविंग है। वो यहाँ पर एक कॉस्ट सेविंग से मतलब ये तो अपने अभी तो रॉ मटेरियल परचेज की बात रह ली, लेकिन ये जो कॉस्ट है वो ओवरऑल प्रोडक्ट के बनाने की बात होती है। तो जब पूरा ओवरऑल प्रोडक्ट जब बन जाता है तो उस बनाने के दौरान उसकी बहुत सी तरीके की कॉस्ट होती हैं, जिसमें रॉ मटेरियल भी सम्मिलित है, लेबर भी सम्मिलित है, फिर ऑपरेशन खर्चे भी सम्मिलित हैं, फिर उसके बाद मार्केटिंग खर्चे भी सम्मिलित हैं। तो वो सारी जो उसकी कॉस्ट है वो कम से कम आएगी, उसके अंदर बचत होगी नई तकनीकों का प्रयोग करके। तो इसके प्रयास किए जाते हैं। वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि होगी। जब सारे एफर्ट्स किसी प्रोडक्ट की मान को बढ़ाने के लिए किए जाएंगे तो डेफिनेटली ऐसी स्थिति में वस्तु की यूटिलिटी है वो बढ़ेगी, उसकी वर्थ बढ़ेगी, उसकी उपयोगिता में वृद्धि होगी। चाहे वो लागत में वृद्धि किए बिना उसकी प्रोडक्ट के गुणों को बढ़ाया जाए, या लागत में गुणों को मेंटेन करते हुए लागत में कमी की जाए, कोई सा भी तरीका अपनाया जाए, दोनों ही स्थितियों में उपयोगिता में उसमें वृद्धि होती है। तो ये इसका सबसे बड़ा इसके जो उद्देश्य या लाभ हैं वो सम्मिलित किए जाते हैं। और इसके बाद में इस मान विश्लेषण कार्यक्रम की कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स का अपन यहाँ पर अध्ययन करते हैं कि वो स्टेप्स कौन से हैं जिनको पालन करना पड़ता है। तो सबसे पहला जो इसका स्टेप होता है वो तो ये होता है कि वस्तु के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन एंड इवेल्यूशन ऑफ द आइटम। किसी भी उत्पाद का क्या उपयोग होगा, उस वस्तु का मुख्य उप या सहायक में से कौन से उपयोग हैं,
प्रत्येक उपयोग या कार्य की लागत क्या आएगी। तो ये सबसे पहले जो भी वस्तु होगी उस वो काम क्या आ रही है, वो वस्तु काम क्या आएगी, इसके बारे में विचार किया जाएगा। तो उसके काम भी हो सकता है कोई ऐसी वस्तु जो मेन काम में आए, कुछ कोई कहीं किसी सहायता में काम करने में काम आए। तो कैसे भी हो, चाहे वो मुख्य कार्य हो, चाहे सहायक कार्य हो, चाहे उप कार्य हो, उसको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है। फिर वस्तु का चुनाव। इस तकनीक का प्रयोग मुख्यतः अधिक मूल्य की वस्तु के लिए किया जाता है, अतः ऐसी वस्तुओं का चयन आवश्यक है। यानी मतलब ये तो निश्चित हो गया कि पहले तो जो वस्तु सेलेक्ट की जाएगी उसके कोई भी वस्तु है उसकी उपयोगिता क्या होगी, यानी वो किन कामों में उपयोग आएगी। और फिर जो आइटम सेलेक्ट किया जाएगा उस वस्तु का चुनाव जो है मोस्टली हाई प्राइस्ड जो आइटम्स होते हैं उनका चयन ही मुख्य रूप से किया जाता है, क्योंकि छोटे छोटे में चुनाव करने में बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं। इस तकनीक का प्रयोग मुख्यतः अधिक मूल्य की वस्तु के लिए किया जाता है, तो ऐसी वस्तु का चयन आवश्यक है। तो पहले वो सिलेक्शन की लिस्ट बना ली जाती है कि इन वस्तुओं में अपने को ये वैल्यू टेक्निक यूज करती है। ठीक है, क्योंकि छोटे और कम महत्व की चीज़ों को अगर वैल्यू टेक्निक लगाना जाए तो बहुत वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी होगा। इसके बाद में विकल्पों का विकास किया जाता है, डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव। जब किसी वस्तु के विकल्प की तलाश करनी हो तो विभिन्न आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, ये तो इकोनॉमिक फैक्टर्स तो अपने ध्यान में रखते ही हैं। विभिन्न विकल्पों का विकास प्रत्येक विकल्प में प्रयुक्त कच्चे माल, श्रम, तकनीक, पूंजी और संचालन व्ययों तथा बाजार की दशाओं, उपभोक्ताओं की रुचि, विशेषज्ञों की राय आदि पर सामूहिक रूप से विचार किया जाता है। अब क्या है कि जैसे अल्टरनेटिव किए जाते हैं, मान लीजिए कहीं कोई चीज़ का, जैसे मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल किसी पर्टिकुलर सप्लायर से लेना है। अब एक ही प्रकार का लगभग मिलता जुलता रॉ मटेरियल 4 सप्लायर से आ रहा है। अब वो किसी एक सप्लायर से लेने पर उसकी खरीदने की क्या होगी, उसके गुण क्या होंगे, फिर उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग किए उसके प्रोडक्ट का लास्ट फाइनल रूप क्या निकल के आएगा। तो वहाँ तक कि उसकी जो पोजीशन क्या होगी, दूसरे वाले की क्या होगी, तीसरे वाले। तो इस तरीके की जितने भी विकल्प मार्केट में उपलब्ध हैं, प्रत्येक विकल्प की जो है वो उसका डेवलपमेंट देखा जाएगा कि प्रत्येक विकल्प का वैल्यू अलग अलग क्या आती है। तो इस बेसिस पर विकल्पों का विकास किया जाता है। और ये विकास का जो है वो एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। जैसे अभी बताया कि विकल्प जब चयन किया जाएगा तो उनमें सब चीज़ें देखी जाएंगी, उसका कच्चे माल को, श्रम को, पूंजी को, संचालन व्यय को, और बाजार की दशाओं और उपभोक्ताओं की रुचि, विशेषज्ञों की राय, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी विभिन्न विकल्प की तलाश की जाती है। कोई भी डिसीजन जब लिया जाएगा कि भाई ये कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है और उसके लिए रॉ मटेरियल लेना है, तो कई जगह से रॉ मटेरियल उपलब्ध है, फिर हर एक का एनालिसिस किया जाएगा। तो इस तरीके से विकल्पों की खोज होगी। फिर विकल्पों का लागत विश्लेषण होगा, उनका कॉस्ट एनालिसिस किया जाएगा, तुलनात्मक लागत का। जब विकल्पों के जब ये हो गया कि भाई वस्तु की उपयोगिता का पता लग गया, वस्तु का चुनाव हो गया, वस्तु के बाद में उस वस्तु को हासिल करने के लिए विकल्प का चुनाव हो गया, फिर विकल्प के चुनाव के बाद प्रत्येक विकल्प की लागत का चुनाव हो गया, और विकल्प की लागत का चुनाव होने के बाद में फिर परीक्षण और प्रमाणीकरण होता है। चयन किए गए जो विभिन्न विकल्प हैं उनको क्रियान्वित करके छोटे स्तर पर उसका परीक्षण किया जाता है कि यदि जितने भी विकल्प लिए गए हैं प्रत्येक विकल्प को यदि क्रियान्वित किया जाए छोटे स्तर से, तो फिर उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो वो एक टेस्टिंग हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। हर विकल्प का टेस्ट होगा, यहाँ पर अभी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ टेस्ट का, हर विकल्प का टेस्ट किया जाएगा और इसके बाद में श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव होगा। श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव उपयुक्त आधार पर करके अंतिम मूल्यांकन के हेतु संबंधित को प्रेषित किए जाते हैं। अब यहाँ पर विकल्पों का चयन करने का मतलब यहाँ खुद ने जिसने एनालिसिस किया वो सिलेक्शन नहीं करता, वो श्रेष्ठ विकल्पों का चयन करने हेतु अपने मूल्यांकन को जो भी हायर अथॉरिटी है उसको भेज देता है। जैसे मान लो कोई फाइनेंस कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी उसका डिसीजन करती है, तो वो तो अपने जो निष्कर्ष है उसको भेज देता है। फिर इसके बाद में वहाँ पर क्या होता है कि जो विकल्प अलग अलग विकल्पों का जो कंपैरेटिव एनालिसिस करके भेजा गया है उसकी प्लानिंग की जाती है कि भी उसके अंदर उसके सब कार्यों में या छोटे छोटे कामों में विभाजित करके और नई नई तकनीकों का यूज करके
उन सभी कार्यों को श्रेणीबद्ध और छोटे छोटे उप कार्यों में बांटा जाता है, और ये करने के बाद में फिर उपयुक्त स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करके उस पर कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है। तो ये प्लानिंग तो चलो ठीक है, ये लगभग फाइनल स्टेज पर जब आ जाता है मैटर, तो उसके बाद में जो है वो उपयुक्त स्तर पर उसका सिलेक्शन करके और एक्चुअल में वर्क शुरू कर दिया जाता है। तो कहने का भी अभिप्राय ये हुआ कि सबसे पहले दिमाग में विकल्प आए, कोई चीज़ आई, कोई काम करना है, कोई वस्तु का प्रोडक्ट बनाना है, वहाँ से विचार आने के बाद में जो विभिन्न विकल्पों का चयन किया, किसी चीज़ को जैसे सामग्री को खरीदने की बात आई, तो वहाँ से जब सिलेक्शन किया तो उसके जो सारे इफ़ेक्ट लास्ट तक आएंगे, तो वहाँ तक जा कर के उसको सिलेक्शन जो अथॉरिटी है वहाँ तक पहुँचने तक के जो सारे काम हैं, जिसमें सब बातें आ गई। वस्तु का चुनाव किया, विकल्पों की खोज की, उसके बाद में विकल्पों की लागत का एनालिसिस किया, और विभिन्न विकल्प जो है वो मतलब वस्तु की पहली बात तो अपने को वस्तु के बारे में सबसे पहले जो है वो दिमाग में होना चाहिए कि भाई वस्तु की उपयोगिता क्या होगी या किस कार्य में वो वस्तु उपयोगी होगी, यानी उसके गुण क्या है, वस्तु के गुण की बात होगी एक तरह से। तो उसके बेसिस पर वस्तु का चुनाव हुआ, गुण के बेसिस पर वस्तु का चुनाव हुआ, और उसके बाद में फिर अपने आती है बात उस वस्तु का जो गुण के बेसिस पर जो विभिन्न वस्तुओं के चुनाव है, फिर उस वस्तु के उस गुण के लिए विकल्प विभिन्न उपलब्ध होते हैं मार्केट में, तो कहाँ से उस वस्तु को लिया जाए, तो वो विकल्पों की खोज होती है। फिर हर विकल्प के लागत का चुनाव होता है, जब लागत का चुनाव हो जाता है तो उस बेसिस पर टेस्टिंग की जाती है कि वो जो अनुमान था वो खरा उतरता है कि नहीं उतरता है। उसके स्टैंडर्ड निर्धारित किए जाते हैं, पहले स्टैंडर्ड बनाया, फिर एक्चुअल किया, फिर डिफरेंस आया, फिर उसको करेक्ट किया। तो ये प्रक्रिया जो है वो एक बार उसके लिए एक्सपेरिमेंट के लिए की जाती है। उसके बाद में फिर क्या होता है, ये सब काम हो गया, यानी वस्तु का चयन हुआ, विकल्पों का चयन हुआ, विकल्प की लागत का अध्ययन किया गया, फिर उसके बाद में टेस्टिंग की गई या वेरिएंस का एनालिसिस किया गया, और इसके बाद फाइनली उसको हायर अथॉरिटी को भेज दिया। वहाँ पर एक प्लानिंग होती है, प्लानिंग होने के बाद में उस विकल्प का उपयुक्त स्तर पर चयन करके कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है। तो ये एक प्रक्रिया मान विश्लेषण के बारे में होती है, जिससे क्या होगा कि ये जब एक प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा तो जो प्रोडक्ट आएगा उसकी वैल्यू, उसका मान सबसे ज़्यादा आएगा। अब जो यहाँ तक आपने आज के इस चैप्टर में अध्ययन किया, इस मुख्य रूप से इस अध्याय में अपन ने एक ही बात देखी है यहाँ तक कि आज के जो व्याख्यान में, कि हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी उत्पाद या किसी भी परियोजना की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम करने के लिए जो दो महत्वपूर्ण आधार हैं उनको अपनों को पूरा करने के लिए कसरत या एक्सरसाइज करते हैं, और इसकी प्रक्रिया जो है उसका अपन ने ये अध्ययन किया था। उसके उद्देश्य मान विश्लेषण के क्या थे, इनके बारे में अध्ययन किया, और इस पूरी प्रक्रिया को अपन ने देखा था। अपन कल के या नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा उसके अंदर अपन मान विश्लेषण की टेक्निक्स का अध्ययन करेंगे, जिसको अपन प्रविधियाँ कहते हैं। मान विश्लेषण की टेक्निक्स जो है होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। भाई ठीक है, ये बात तो अपने को यहाँ कर ली कि भाई अपने को ये जो है वो एक तरह से जो है वो क्यों मान विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है, इसका मुख्य रोल क्या होता है, ये सब है। लेकिन ये कैसे कैलकुलेट होगा, और कैसे कैलकुलेट करने के लिए भी मान विश्लेषण करने के लिए जैसे अभी आपको बताया था कि भाई अपन उपयोगिता के अंदर कॉस्ट का भाग देते हैं तो मान आता है, लेकिन वहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि वो उपयोगिता का पता कैसे लगाया जाएगा कि किसी प्रोडक्ट की उपयोगिता क्या होगी, और फिर उसके लिए फिर मान कैसे निर्धारित होगी। इन सब चीज़ों का जो है उपयोगिता और कॉस्ट, ये दो चीज़ थी, तो उपयोगिता और कॉस्ट दोनों के ही उसके अंदर भार और उनको प्रदान करते हुए वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। तो वो सब चीज़ें जो हमें कौन सी टेक्निक्स का सहारा लेंगे, ये इसका अध्ययन अपन कल के में करेंगे। नमस्कार।